वेलकम बैक बच्चों। चलिए आज अपना हम पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बच्चों हमारी जो क्लास होगी इंग्लिश में होगी, आपको हिंदी में समझाया जाएगा, लेकिन आपके जो जितने भी नोट्स लिखाए जाएंगे वो इंग्लिश में लिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मतलब भारत में विदेशी आगमन। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो बच्चों अगर टाइमलाइन देखें, क्रमांक देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें, ठीक है, तो यूरोपियन कंपनी का आने का तो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन कंपनी सॉरी टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन कंपनी कमिंग टू इंडिया। ठीक है, तो इसका टाइमलाइन कुछ इस तरह होगा कि पहले आए पोर्तुगल, ये कब आए थे? 1498 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? डच, कब है? 1605 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? इंग्लिश, कब है? 1611 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से हैं? डेनिस, कब है? 1620 एडी में। ठीक है, फिर अंत में आते हैं फ्रेंच, कब है? 1658 एडी में। ठीक है, तो ये इनका क्रम हो गया कि ये कैसे कैसे है। अगर इसको हम ट्रिक में बदले, ठीक है, भारत में आगमन के क्रम में अगर आपको सवाल पूछा जाए कि इनमें से सबसे पहले कौन आया था, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे और इसमें से पूछेंगे कि आप राइट ऑप्शन टिक कीजिए। तो इसका क्रम अगर ट्रिक बनाए तो हम ये ऐसा बना सकते हैं, PDEDF। ठीक है, पोर्तुगल, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रांस। ठीक है, अब इन कंपनियों का अगर स्थापना देखा जाए, फाउंडेशन देखा जाए, तो इससे इस क्रम से हल्का सा अलग है। जैसे कि देखिए, फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, अब एक इनका देखा जाए पोर्तुगीज का। ठीक है, तो पोर्तुगीज का कब हुआ था फाउंडेशन? 1498 में एडी में। मतलब ये जिस वर्ष इनका स्थापना हुआ, ठीक है, उसी वर्ष ये भारत में आया। ठीक है, उसके बाद हुआ इंग्लिश का, ठीक है, या ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसका कब है? 31 दिसंबर 1600 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद डच का, इसका कब हुआ? 1602 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद डेनिश का, इसका कब हुआ? 1616 एडी में। ठीक है, फिर उसके बाद
फ्रेंच, ठीक है। इसका कब हुआ था? 1664 एडी में, ठीक है। तो अब इसको हम अगर ट्रिक में बदले, ठीक है, तो इसका हो जाएगा PEDDF, पोर्तुगल, इंग्लिश, डच, डेनिश, फ्रेंच। इससे हल्का सा आ गया, बस ये ई इधर आ गया, डी इधर आ गया और ई इधर आ गया, इसमें दोनों डी एक साथ हो गए, बस, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए इनके भारत में आने के क्रम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, ठीक है। पहले कौन है? पहले पोर्तुगीज है 1498 में, फिर डच है 1605 में, फिर इंग्लिश है 1611 में, फिर डेनिश है 1620 में, फिर फ्रेंच है 1659 में, ठीक है, 1668 में। लेकिन इन कंपनियों का जो अगर स्थापना देखा जाए, ठीक है, यूरोपियन कंपनी का, ठीक है, इनका फाउंडेशन, तो पहले पोर्तुगीज का फाउंडेशन कब हुआ? 1498 में, 1498। इंग्लिश का कब हुआ? 31 दिसंबर 1600। डच का कब हुआ? 1602 एडी। डेनिश का कब हुआ? 1616 एडी। फ्रेंच का कब हुआ? 1664 एडी में, ठीक है। तो बच्चों ये आप लिखिए, ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक कर को हम लोग उनके आने के क्रम में उनके आने से सोसाइटी पर क्या इफेक्ट, उनके गवर्नर जनरल क्या थे, उनके क्या क्या काम हुए, ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कमिंग ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। ओके, नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं कमिंग ऑफ पोर्टुगीज। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, तो पोर्तुगीज का आगमन कब हुआ, इनका क्या स्टोरी था। तो कुछ चीज इन तरह है कि सबसे पहले भास्को डी गामा है पोर्तुगल से, ठीक है। कब है? भास्को डी गामा कब है? डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498 एडी, ठीक है। तो भास्को डी गामा भारत है, ठीक है। तो ऐसे कभी आप देखे होंगे कि से पूछा होगा कि हु डिस्कवर इंडिया, तो लोग कहते हैं भास्को डी गामा, ठीक है। तो भास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भास्को डी गामा से पहले भी भारत था, भास्को डी गामा जब थे तब भी भारत था, भास्को डी गामा के जब मरने के उपरांत भी भारत है, ठीक है। भास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत में आने के लिए एक सी रूट खोजा, ठीक है। कब खोजा? 1498 एडी में। उस सी रूट का नाम था केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस सी रूट को भास्को डी गामा ने 1498 में खोजा, ठीक है। जिस शिप से आ रहे थे भास्को डी गामा, ठीक है, उस शिप के कैप्टन का नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है। क्या नाम था? अब्दुल माजिद, ठीक है। तो 1498 में भास्को डी गामा आए, ठीक है। इंडिया है, यहाँ पर एक राजशाही तंत्र
राज करता था उसका नाम था जेमोरियन, ठीक है। जेमोरियन ने इनका स्वागत किया, ठीक है। वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारे मसाले खरीद को लेकर को गया, ठीक है। और उस मसाले को उन्होंने जाकर वो अपने देश में पोर्टुगल में बेचा, ठीक है। और उससे उन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया, ठीक है। तो जब वहाँ के लोगों ने देखा कि ये इतने कम पैसे लेकर को गए, इतना कम सामान खरीद कर पाए, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट मार्जिन कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो उनके बाद, ठीक है, वहाँ के लोगों ने आना शुरू कर दिया भारत में, किस लिए? व्यापार करने के लिए। क्या चीज़ की व्यापार करने के लिए? स्पाइस के व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वास्को डी गामा को भारत के लिए सी रूट खोजने की जरूरत पड़ गई, तो ठीक है। तो उसके इस कारण देखते हैं, ठीक है। पहला जो कारण था कि 15th सेंचुरी के समय में, ठीक है, 15th सेंचुरी के वक्त में ये एनलाइटनमेंट का एज था, ठीक है, स्पिरिट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, नौ युग का, ठीक है, उस वक्त स्पिरिट ढुना हुआ था यूरोप में। उस वक्त बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, धन दौलत थी, ठीक है। वहाँ के डेवलपमेंट वर्ड्स बहुत ज़्यादा थे, वहाँ के लोगों को लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। मीट का एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। तो जब मीट का एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है, तो मीट का एक्सपोर्ट बढ़ा तो मीट अगर उसको अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो वो खराब हो जाता है। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की जरूरत होती है, मसाले की जरूरत होती है, ठीक है। तो और मसाले मिलते कहाँ थे? भारत में मिलते थे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे, मतलब मालाबार कोस्ट पे, ठीक है। तो स्पाइसेस इंडिया में ज्यादा घर को मिलते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ये लोग क्या किए कि पोर्तुगल से भारत में आए और ये स्पाइस का मसाले का व्यापार करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए वास्को डी गामा ने 1498 में एक सी रूट ढूंढा जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, मसाले का व्यापार करने के लिए, ठीक, ओके। फिर अगले बार वास्को डी गामा गए, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए। फिर वो आए 1502 में, ठीक है, 1502 एडी में। अगेन वास्को डी गामा visited India in 1502 AD। अब जब ये 1502 AD में आए तो यहाँ पर तो क्या हो गया इसका इम्पैक्ट, इनके आने का इम्पैक्ट ये हुआ कि नए नए ट्रेडिंग स्टेशन खुलने लगे, ठीक है। क्या खुलने लगे? ट्रेडिंग स्टेशन, व्यापार करने का जगह, ठीक है। कहाँ कहाँ खुला? कोचिन, कालीकट और केनौर में, ठीक है। कालीकट, कोचिन एंड केनौर, ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने ट्रेडिंग स्टेशन खोला, ठीक है। और ऐसे कर को ये बढ़ते चला गया, ट्रेडिंग स्टेशन खुलते चला गया तब, और ऐसे कर को पोर्तुगल का राज वहां पर स्थापित होता। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके राज में, ठीक है, उनके गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, उनके गवर्नर जनरल के समय में उनका क्या महत्वपूर्ण कार्य था और उनका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। तो इनका गवर्नर जनरल ठीक है, अगर देखा जाए अच्छा हाँ, तो पोर्तुगीज का एक टॉपिक छूट गया था। पोर्तुगीज का आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उनका आने का ऑब्जेक्टिव था टू ट्रेड इन स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, भारत से मसालों का व्यापार करना, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे? अपना दबदबा बनाएंगे। उनको अपना दबदबा बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर गवर्नमेंट जैसा सेटअप कुछ सेटअप करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका पहले गवर्नर जनरल आते हैं, ठीक है। इनका पहला गवर्नर जो जनरल था फ्रांसिस्को डी आल्मीडा,
ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से लेके 1509 एडी तक। ठीक है, ये पहला गवर्नर थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा काम था, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ही इंट्रोड्यूस कार्टाज सिस्टम। इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये कार्टाजेस सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो हिंद महासागर पर पोर्तुगीज का दबदबा बनाना। क्या? हिंद महासागर पर, इंडियन ओशन पर पोर्तुगीज का दबदबा बनाना। टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आए, उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्की। क्या नाम था? अल्फांसो डी ALBURQUE अल्बुर्की। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1509 से लेके 1515 तक। ठीक है, दूसरा कौन थे? अल्फांसो डी इनका कार्यकाल 1509 से 1515 एडी तक। ठीक है, अब ये शुरू क्या क्या किए? इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय पर पोर्तुगीज एम्पायर का दबदबा भारत में इतना ज्यादा हो गया था, ठीक है, कि एकदम वो इंटरनल जो राजाओं के कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें वो दखल देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इनकी बातें माने जाने लगी, इनकी जो कानून पास करते थे, ठीक है, ये लागू होने लगा। ठीक है, मतलब पूरा जेनित कहा जाता है कि उस समय पर ये अपनी पूरी मजबूती के साथ थे। ठीक है, पूरी मजबूती के साथ पोर्तुगीज एम्पायर भारत में रूल कर रही थी। ठीक है, तो इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। अब ये क्या, इनका पॉलिसी क्या था? टेरिटोरियल एंड कल्चरल इंपेरियलिज्म। ठीक है,
अभी टेरिटोरियल एंड कल्चरल इंपेरियलिज्म क्या था? अपने टेरिटोरी में, ठीक है, ये अपना दबदबा बनाना, ठीक है, मतलब टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन एन एरिया, ठीक है। कल्चरल इंपेरियलिज्म में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अपने सैनिकों से, ठीक है, उनके ऑफिसर जो भी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भी रहने वाली औरतें हैं, ठीक है, जो नेटिव हैं, यहाँ की स्वदेशी जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनसे अब विवाह करो, उनसे बच्चे पैदा करो, ठीक है, और यहाँ का बन के रहने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आने वाली जो जनरेशन है हमारे हमारे प्रति उनमें भेद भावना प्रकट नहीं होगी, ठीक है, और हमारा रूल करने में, हमें राज करने में आसानी होगी, ठीक है, वो हमारा विद्रोह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, आस्क हिज ऑफिशियल टू मैरी विद द नेटिव्स वोमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन हिज एरिया। अब इन्होंने क्या किया, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किस लिए, शिप के लिए, ठीक है, मतलब जो भी जहाज आएंगे, ठीक है, तो बिना परमिट के वो आ जा नहीं सकते, ठीक है। इन्होंने बीजापुर को कैप्चर किया, ठीक है। फिर 1510 में भटकल को कैप्चर किया, किससे, फ्रॉम कृष्णदेव विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर से इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। इन्होंने जिस जगह पर ये रूल कर रहे थे, इनका दबदबा था, ठीक है, उस जगह पर इन्होंने क्या किया कि सती सिस्टम को बंद करवा दिया। सती सिस्टम क्या था कि अगर किसी औरत के हस्बैंड मर जाते हैं, मतलब उनके पति मर जाता है, ठीक है, तो उनको क्या करना होता था कि उनको जिंदा अपने पति के साथ जलना होता था। तो ये क्या है कि नहीं, हमारे एरिया में सती सिस्टम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ही स्टॉप सती सिस्टम इन एरिया अंडर हिज इन्फ्लुएंस। तो ये इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मेजर था, ठीक है, जो आगे चलकर हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में या एनलाइटनमेंट में पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इन सब के बारे में इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, और फाइनली सती एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम एक्ट पास होता है, ठीक है। तो ये इनका योगदान था इसमें, ठीक है। तो आप ये लिखिए जल्दी से।
अब इनका जो अगला जो गवर्नर जनरल था वो नीनो दी कुन्हा। कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 1529 से लेके 1538 एडी तक, ठीक है, ये था। तो इनका क्या काम, सबसे बड़ा जो योगदान जो योगदान था इनका, इन्होंने 1530 में शिफ्टेड कैपिटल टू गोवा, ठीक है। इन्होंने 1530 में अपने कैपिटल को गोवा में शिफ्ट किया, ठीक है। इनके टाइम में इन्होंने कोशिश किया कि बंगाल में, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। He tried to increase his influence in Bengal, ठीक है। फिर गुजरात में जो था दीव एंड बेसिन, इन्होंने कैप्चर किया, किससे? फ्रॉम ए गुजरात किंग बहादुर शाह। उस वक्त बहादुर शाह गुजरात के एक राजा थे, ठीक है। उनसे इन्होंने गुजरात में दीव एंड बेसिन उनसे छीन लिया गया, ठीक है। फिर ये बहादुर शाह उसी समय में मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? ही डाइड while negotiating with Portuguese, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके ये तो हो गए इनके गवर्नर जनरल, ठीक है, जो अलग अलग टाइम पर है, इनका क्या क्या जो काम हुआ सो, ठीक है। अब हम इनका सेटलमेंट देखेंगे, ठीक है, कि इनके सेटलमेंट, ठीक है, क्या था। तो अगर सेटलमेंट को देखा जाए तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये गुजरात हो गया, ठीक है। इसके नीचे दमन एंड दीव है, क्या है, ठीक है। तो पहला जो था उनका फैक्ट्री जो खुला था, कहाँ खुला था? कोचीन। फिर कहाँ? कालीकट, ठीक है। फिर कहाँ? सेल्स्टी, सेल्स्टी बेसिन, बॉम्बे, गोवा, सेंट थॉमस
हुगली में, फिर चित्तागोंग, ठीक है। यहाँ इनका पूरा ये जो था फैक्ट्री जो सेटलमेंट था यहाँ यहाँ हुआ, ठीक है। अब इस पार्ट को देखा जाए, ठीक है, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं? इस एरिया सबको कहते हैं कोरोमांडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमांडल कोस्ट। ठीक है। अब देखिएगा कि एक सवाल जहन में आता है कि सर ये जो एरिया है कोरोमांडल कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है, इनका सबसे ज्यादा सेटलमेंट इस एरिया में ही क्यों हुआ? कोरोमांडल कोस्ट में क्यों नहीं हुआ? ईस्टर्न कोस्ट में क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब ये है कि जो कोरोमांडल कोस्ट जो था, ठीक है, वो स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, फेमस फॉर स्पाइसेस, मसाले के लिए। ये जो एरिया था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। ठीक है, क्या के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पोर्तुगीज को किस में ज्यादा इंटरेस्ट था? स्पाइसेस। तो जाहिर सी बात है अगर इनको स्पाइसेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये इस पर ज्यादा यहाँ सेटलमेंट ज्यादा करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा करेंगे। तो आप देखिएगा जबकि जब इंग्लिश आते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट में उनका ज्यादा फैक्ट्री सेटअप होता है, इनका दबदबा होता है। ठीक है, इसी को लेकर को फ्रेंच और इंग्लिश में ज्यादा करके लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आकर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंडीसिव एटमोस्फियर हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इंग्लिश यहाँ पर अपना फैक्ट्री ज़्यादा सेटलमेंट करते हैं। हालांकि पोर्तुगीज को स्पाइसेस ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने अपना जितना भी ज़्यादा सेटलमेंट हुआ वो वेस्टर्न कोस्ट पर बनाया, मालाबार कोस्ट पे बनाया। ठीक है, अभी आप लिखिए। अब इनका रिलीजियस पॉलिसी क्या था? ठीक है, इनका रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, तो इनका जो रिलीजियस पॉलिसी था सबसे पहला टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड टू परसिक्यूट मुस्लिम्स। ठीक है, क्योंकि ये समझते थे कि जो अरब्स में मूर्स हैं और जो अरब्स है ये इनके दुश्मन है। ठीक है, तो मूर जो अरब में हो गया, ठीक है, आप ज़्यादा देख कर देखिए वहाँ के मुसलमान ज़्यादा हैं। ठीक है, मूर्स भी, ठीक है, वहाँ पर भी मुसलमान ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो मूर्स हैं और जो अरब्स हैं, ठीक है, वो इनके दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये उनको हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते थे वो इनको परसिक्यूट करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, पनिशमेंट करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, इनको पनिशमेंट करना था। ठीक है, प्रेरित करना था उसको। तो टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड टू परसिक्यूट मुस्लिम्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज they consider Arabs and Moors as their bitter enemy, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानते थे।
ठीक है। सो दे स्टार्टेड persecuting Muslims, ठीक है। लेकिन जब गोवा इनका हेडक्वार्टर बन गया, दे इवन स्टार्टेड परसिक्यूटिंग हिंदूज को भी ये परेशान करने लगे और उनको पनिशमेंट देने लगे। ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है बच्चों? इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पड़ोसी में कोई कुछ गुंडे आकर को किसी को परेशान कर रहे हैं तो वहां चुप रह को नहीं रखना है, क्योंकि अगर आज ये इनको कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कल आपको भी करेंगे। तो क्या करना है उस स्थिति में अपने पड़ोसी की मदद करना है। ठीक है, ओके। तो ये इनका रिलीजियस पॉलिसी था। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका सक्सेस ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, इसके रीजन क्या क्या थे? ठीक है, तो सबसे जो पहला रीजन था इनका सक्सेस होने का, वो इनकी नेवल सुपरमेसी थी। ठीक है, इनकी उस वक्त जो नेवी फोर्स थी, ठीक है, वो बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही ताकतवर थी। ठीक है, लगभग इनके नेवी फोर्स के बराबर उस वक्त शायद यूरोप में कोई किसी का नेवी फोर्स था ही नहीं। ठीक है, सो दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग विद देयर नेवल फोर्सेस। ओके, द नेक्स्ट वाज, ठीक है, लैक ऑफ कॉम्पिटिशंस फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशंस। ठीक है, अब देखिए लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशन। आप देखिएगा कि सबसे पहले पोर्तुगल आया 1498 में। ठीक है, 98 में। उसके बाद जो है, ठीक है, अंग्रेज है, ठीक है, इंग्लिश है, ये कब है? 1611 में है। ठीक है, तो ये लगभग 100 साल से ज्यादा की गैप है। ठीक है, तो उस वक्त की 100 साल का जो गैप था उनके बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इन बीच में इनको कहीं से भी कंपटीशन नहीं मिला। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा कारण बना इनको यहाँ पर अपना राज जमाने को। ठीक है, दूसरा, ये तीसरा जो था इनका डिसिप्लिन। ठीक है, दे वर वेरी मच डिसिप्लिन। ठीक है, सी डिसिप्लिन और इनकी डिसिप्लिन आर्मी। ठीक है, तो सबसे बड़ा उसके बाद जो कारण था, ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स। ठीक है, भारत के राजाओं में एकता की कमी। ठीक है, उस वक्त अगर कोई पोर्तुगीज अगर किसी और पर अटैक करते थे तो ये बोलते थे कि उन पर अटैक कर रहे हैं, हम क्यों जा देखने। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, जो इनके में भारत में रहने वाले राजाओं को, ठीक है, इनमें एकता नहीं थी। और ये एकता ना रहने के कारण, ठीक है, पोर्तुगल को बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत सहज तरीके से, ठीक है, इनको अपना राज यहाँ पर स्थापित करने में मदद मिली और कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका सक्सेस। तो आप बोल रहे हैं कि सर ये तो सक्सेस हो गए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको बाद में जाकर को अपना राजपाट खोना पड़ा, ये कैसे हार गए? ठीक है, तो
ठीक है। जो सबसे पहला कंपटीशन था, जो सबसे पहला जो कारण था, ठीक है, 1611 के बाद आने के बाद में, अगर 17th सेंचुरी में आप देखिएगा, ठीक है, 17th सेंचुरी की आते आते, ठीक है, ये जो अदर यूरोपियन कंपनी जो आने लगे, अंग्रेज आने लगे, डेनिश आने लगे, डच, फिर उसके डच आने लगे, फ्रेंच आने लगे, ठीक है, तो ये उनसे कंपटीशन में हार गए, ठीक है, फेल टू कम्पीट, उनको कम्पीट नहीं कर पाए, फेल टू कम्पीट विथ अदर यूरोपियन नेशंस, ठीक है। जो दूसरा जो कारण था, इनकी पॉलिसी ऑफ पायरेसी एंड प्लंडरिंग। ये क्या करते थे कि अगर मान के चलिए कि कोई जहाज आ रहा है, कुछ सामान लेकर को आ रहा है समंदर में, ठीक है, तो वहां पर डकैती करवा देते थे। क्या करते थे कि जो डाकू को वहां रख देते थे और उस बीच समंदर में से, ठीक है, जो जहाज था, ठीक है, उसको लुटवा देते थे। एक उनका एक रह गया, ठीक है। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड व्यापार में बेईमानी करना। जो दूसरा था इनका पॉलिसी, ठीक है, रिलीजियस एंड स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये क्या किया, डर का माहौल एक बना दिया जो भारत के लोग रहने वाले थे, ठीक है, क्रिएटेड fear among natives and thus lack their supports। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद जो कारण था कि 1739 के दौर में आप देखिएगा कि जो नेटिव राजा थे, जैसे कि मराठास हो गए, ठीक है, पेशवा बाजीराव एक, इन्होंने क्या किया, बेसिन को, ठीक है, सरसी और बेसिन को इनसे छीन लिया, ठीक है, तो इनको यहां से भी थ्रेट मिलने लगे, ठीक है, ये इससे भी मतलब compete नहीं कर पाए, ठीक है। तो competitions from native kings, example पेशवा बाजीराव वन captured Sasti and Basin from पोर्तुगल 1739 में, ठीक है। तो ये इनके गिरने का कारण, मतलब इनका दमन का कारण बना, जो बहुत इनको इफेक्ट किया, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि इनके गवर्नर जनरल कौन कौन थे, क्या क्या उन्होंने काम किया, उनके रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, इनका सेटलमेंट कहाँ कहाँ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके जो सफल हुए तो उसका कारण क्या था, फिर इनके दमन होने का कारण क्या था, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोर्तुगल के आने पर इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर पर इनका क्या प्रभाव रहा, ठीक है। तो
effects of Portuguese rule on Indian culture। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था इनका प्रिंटिंग प्रेस, मतलब इंट्रोडक्शन प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कब? 1556 इन गोवा। 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत किया। फिर इन्होंने बात कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, लीची, नारंगी, ऑरेंज जिसको कहते हैं हम लोग, और एक टोबैको। टोबैको खैनी कहा जाता है यूपी बिहार में। काजी खैनी खाते हो? ठीक है। जो टोबैको जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। ठीक है। ड्यूरिंग जहांगीर। ठीक है। अब इसको एक ट्रिक में हम बदल देंगे। ठीक है। ट्रिक क्या होगा? पोटली और टी। ठीक है, आप याद रखिएगा। पीओ से पोटैटो, टी से टोमेटो, एल आई से लीची, ओ आर से ऑरेंज, टी फॉर टोबैको। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। किसके मॉडल पे बताइए जरा सा, बताइए बताइए। बताइए। स्पेनिश मॉडल पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कब किया? 1630 में। ऑन स्पेनिश मॉडल ठीक है। तो ये लगभग पोर्तुगीज के पूरे समाप्त होते हैं। इन्होंने इसमें हमने पढ़ा कि पोर्तुगीज कब आए, क्यों आए, कैसे सी रूट डिस्कवर हुआ, उसके कैप्टन का शिप का नाम क्या था, अब्दुल माजिद, सी रूट का नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। 1505 से लेकर 1509 तक। इनका सबसे पॉलिसी जो फेमस है वो क्या है? कार्डाजे पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको क्या कहते हैं? डोमिनेंस ऑफ पोर्तुगीज ओवर इंडियन ओशन। फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुर्की हैं। 1509 से लेकर 1515 तक। इनका क्या था? टेरिटोरियल कल्चरल इंपेरियलिज्म। बीजापुर को इन्होंने कैप्चर किया। ठीक है। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर कहा जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने कल्चरल इंपेरियलिज्म का अपने ऑफिसरों को कहा कि आप नेटिव वुमेन से शादी कीजिए, यहाँ के रहने वाली महिलाओं से शादी कीजिए, बच्चा पैदा कीजिए और यहाँ के बन के रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है। फिर उन्होंने 1510 में विजयनगर एम्पायर से कैप्चर किया। ठीक है, भटकाल। फिर इन्होंने सती सिस्टम को अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था यहाँ उन्होंने रोका।
फिर उनके अगले गवर्नर जनरल आते हैं निनो दी काना, ठीक है। 1530 में ये गोवा को हेडक्वार्टर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दीव और बेसिन को गुजरात किंग बहादुर शाह से छीनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बहादुर शाह इनसे नेगोशिएट करते समय में मर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना जो इन्फ्लुएंस है बंगाल में ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इनका सेटलमेंट कहाँ कहाँ था, कालीकट, कोचीन, सेंट थॉमस, हुगली, चित्तागोंग, सरस्वती, बेसिन, बॉम्बे, दमन एंड दीव, फिर उसके बाद में गोवा, ठीक है। ये सब इनके सेटलमेंट रहे। फिर हमने पढ़ा कि मालाबार कोस्ट में जो इनका सेटलमेंट कब सबसे ज़्यादा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे स्पाइस ट्रेडिशंस के लिए जो इन्वायरमेंट था वो वेरी कंडीसिव था, और वेस्टर्न कोस्ट में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, पॉपुलर था, ठीक है। लेकिन इनको जो था क्योंकि स्पाइस ट्रेड में इनको ज़्यादा रुचि थी, ठीक है, तो इन्होंने अपना ज़्यादा करके ट्रेडिंग स्टेशंस वेस्टर्न कोस्ट में यानी मालाबार कोस्ट में ज़्यादा ये किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके सक्सेस के कारण क्या थे। तो सबसे पहला जो कारण था, ठीक है, नेवल सुपरमेसी था इनका, ठीक है, नेवी इनकी बहुत ताकतवर थी। उसके बाद क्या था कि उस वक्त इनको यूरोपियन कंपनी से ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल रही थी, क्या कि क्योंकि अंग्रेज आते 1611 के बाद में लगभग 100 साल का गैप था, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी डिसिप्लिन आर्मी थी, ठीक है। भारत के राजाओं में उस वक्त यूनिटी नहीं थी। ये सब इनके बहुत कारण रहे, ठीक है। फिर हमने उनका डिक्लाइन देखा। डिक्लाइन के कारण कि जब अंग्रेज दूसरे यूरोपियन कंपनी आने लगे, ठीक है, ये उनसे कम्पीट करने नहीं सके, ठीक है। इनकी जो पॉलिसी थी पायरेसी और प्लंडरिंग की, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान करी। ये अपने व्यापार में दूसरे लोगों से जब व्यापार करते थे, ठीक है, तो ये बेईमानी करके व्यापार करते थे, ठीक है। इनसे कारण इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर इनकी एक पॉलिसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके बाद जो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज थी परसिक्यूटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, ऑन स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि इसके कारण लोगों से जो नेटिव थे इनको उनसे सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ पोर्टुगीज रूल ऑन इंडियन कल्चर। पोर्टुगीज आए तो उस पर इंडियन कल्चर में उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया 1556 में इन गोवा में। फिर वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर, आलू, लीची, नारंगी और खैनी का इन्होंने कल्टीवेशन शुरू कराया। जो टोबैको का जो कल्टीवेशन था वो जहांगीर के समय शुरू कराया गया, ठीक है। फिर ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पेनिश मॉडल पे, कब 1630 में। तो ये रहा आपका पूरा पोर्तुगीज के आने से जाने तक का, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने कब कब अपना सेटलमेंट बैठाया। और ये आपका पोर्तुगीज का आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। थैंक यू।